नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पर मैं पंकज एक बार फिर से आप सभी प्रतियोगी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से उसके महत्व को देखते हुए जितनी भी बड़ी छोटी बातें होती हैं उस टॉपिक से संबंधित, चाहे वो अवधारणा की बात हो, चाहे वो तथ्यों की बात हो, तो एक एक बिंदु पे हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं उस टॉपिक के संदर्भ में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है सी राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसे सी आर फार्मूला के नाम से जो है इतिहास के पन्नों में प्रसिद्धि प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, सी आर फार्मूला। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। क्यों महत्वपूर्ण मैं बोल रहा हूँ, ये अभी इनके प्रावधानों और जो भी व्यवस्थाएं थी इस सी आर फार्मूला में, इसको जानने के बाद आपको पता चलने वाला है। यह भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो अव्यवस्था फैली थी, अंग्रेज जो बैकफुट पे आए थे और जब अंग्रेज आगे की तरफ बढ़ने लगे थे इस बात को लेकर के कि किस प्रकार भारत को आज़ादी दी जाए, भारत का विभाजन किया जाए नहीं किया जाए। ठीक है ना, क्योंकि एक पक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो प्रमुख पक्ष थी और दूसरी पक्ष मुस्लिम लीग थी। ठीक है ना। तो यह सी आर फार्मूला जो है, जिसे सी राजगोपालाचारी ने प्रस्तुत किया था देश के अंदर, तो यह भी इसी मुद्दे पर केंद्रित है कि किस तरीके से मुस्लिम लीग को मनाया जाए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक ऐसा रास्ता निकाला जाए कि दोनों आपसी सहमति तक पहुंच पाए और देश आज़ाद हो पाए। ठीक है ना। तो इसके एक एक मुद्दों पे, एक एक बिंदुओं पे आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जानने वाले हैं दोस्तों। तो आज के पूरे सेशन को आप बड़े ही ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से यहाँ से अगर परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे तो उसका जवाब आज के सेशन में होगा। दोस्तों, यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत आपको चर्चा में नहीं दिखेगा, लेकिन परीक्षाओं में कई बार यहाँ सवाल पूछ लिए जाते हैं। प्री में तो पूछे ही जाते हैं, सिविल सेवा परीक्षाओं के मुख्य परीक्षा में भी जो है यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं सी आर फार्मूला से। ठीक है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिए दोस्तों। यह फार्मूला जो आया था, यह कब आया था? यह 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में सी आर फार्मूला जो है यह लाया गया था। किसके नेतृत्व में लाया गया था? सी राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं, तो इनके नेतृत्व में यह फार्मूला लाया गया था। ठीक है, और इस फार्मूले का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो राजनीतिक गतिरोध था कई मुद्दों को लेकर के, उसको सॉल्व करना। ठीक है ना, उसके लिए एक समाधान प्रस्तुत करना ताकि दोनों ही पक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों ही सहमत हो जाए, आपसी सहमति बन जाए। और जब ये दोनों आपसी सहमति बना लेंगे तो अंग्रेजों के साथ देश की स्वतंत्रता के मार्ग को आगे बढ़ाने में, मार्ग प्रशस्त करने में जो है वो मदद मिलेगी। तब क्या होगा कि चूंकि हम दो भाग हैं जो देश के अंदर हैं, दोनों ही धड़े को क्या चाहिए? आज़ादी, अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आ गया था कि जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अब जो है 1940 ईस्वी के बाद, जो है 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास की अगर बात करें तो वो अब इस माइंडसेट के साथ आगे आ गए थे कि अब बांटो और जाओ। ठीक है, जबकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका मंतव्य इससे अलग था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो आपसी राजनीतिक गतिरोध था, इसी राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना इस सी आर फार्मूला का उद्देश्य था, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इस व्यवहारिक योजना को जो है दोस्तों प्रस्तुत की थी। ठीक है, जब महात्मा गांधी और राजगोपालाचारी जेल में थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, हमने चर्चा की है कि जितने भी प्रथम पीढ़ी के बड़े नेता थे सबको ऑपरेशन जीरो आवर चला करके जो है क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर, यहाँ से भी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, तो गलती नहीं करना है। यह ऑपरेशन जीरो आवर जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में 8 अगस्त को, तो उसी रात्रि में जो है अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और इसके तहत जो है जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पीढ़ी के नेता थे उन सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब नज़रबंदी में, जेल में जब थे राजगोपालाचारी जी और महात्मा गांधी जी,
तो उसी समय राजगोपालाचारी जी के दिमाग की यह उपज थी, यह फॉर्मूला, ठीक है ना। वो जो यह रास्ता समाधान जो तलाश रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के गतिरोध को खत्म करके एक स्वतंत्रता रूपी निष्कर्ष तक पहुंचाने का, तो यह राजगोपालाचारी जी के दिमाग की उपज थी यह फॉर्मूला। तो राजगोपालाचारी और गांधी जी जब जेल में थे तो तभी गांधी जी के साथ सहमति इन्होंने राजगोपालाचारी जी ने इस फॉर्मूले को लेकर के जो है बना लिया था, ठीक है ना। लेकिन जब महात्मा गांधी जी 1944 ईस्वी में जेल से रिहा हुए, खराब स्वास्थ्य के कारण जब इनको अंग्रेजों ने रिहा किया था, तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इस फॉर्मूले को जो है अपनी पूर्ण सहमति प्रदान कर दी थी दोस्तों, ठीक है। अब राजगोपालाचारी जी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाले नेताओं में शामिल थे, ठीक है ना। ये अलग बात है कि इनको भी जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो और महात्मा गांधी तो थे ही, आगा खां पैलेस में उनको तो रखा ही गया था। तो राजगोपालाचारी जी भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इस भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय की मांग को जो है व्यवहारिक मान करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय सिद्धांत के पक्ष में, मांग के पक्ष में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और चूंकि यह मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय के सिद्धांत की वजह से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, तो अगर हम स्वीकृति की बात करें तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये भाव रहा होगा कि राजगोपालाचारी जी चूंकि मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय के पक्ष में इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, तो ये हो सकता है कि हमारे हित की बात करें, तो इसलिए इनको स्वीकृति भी मिल जाती तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो है राजगोपालाचारी जी ही हो सकते थे इस सूत्र को समझौता कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। तो इसलिए राजगोपालाचारी जी ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद इस फॉर्मूले को लेकर के आए थे, ठीक है। इस दौरान जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, द वे आउट, ठीक है। यह द वे आउट नाम की एक पुस्तिका थी, ठीक है ना। द वे आउट नाम की एक पुस्तिका थी। इस पुस्तिका को राजगोपालाचारी जी ने जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। और यह परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि द वे आउट क्या है, या इसका संबंध किस आंदोलन से है, या इसका संबंध किस व्यक्ति से है। तो ध्यान रखना है कि राजगोपालाचारी जी ने जो है इस पुस्तिका को प्रकाशित किया था, ठीक है। और यह पुस्तिका प्रकाशित क्यों किया था कि जो सीआर फॉर्मूला था, जो राजगोपालाचारी जी जो फॉर्मूला लेकर के आए थे, तो उसके संबंध में जनमत तैयार करना। पुस्तिका के माध्यम से लोगों तक सारे प्रावधान जो है वो पहुंचेंगे, उसके बाद लोग उस पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति देंगे। तो जनमत तैयार करने के लिए जितने भी अच्छे बिंदु थे सबको इस पुस्तिका द वे आउट में राजा जी ने संकलित किया था दोस्तों, ठीक है ना। राजा जी का जो तर्क था वो यही था कि मुस्लिम लीग की आत्मनिर्णय की मांग को व्यवहारिक रूप से स्वीकार किए बिना भारत की आजादी और ब्रिटिश गतिरोध को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। ये मानते थे कि मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय की जो मांग है, इस आत्मनिर्णय की मांग को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। जब तक हम आत्मनिर्णय की मांग को स्वीकृति नहीं देंगे तब तक भारत को अंग्रेज क्या करेंगे, आजाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है एक क्लू है, वो कह रहे हैं बार बार यही बात। अंग्रेजों को तो बहाना चाहिए था ना अपने शासन को आगे खींचने के लिए, तो उनके पास एक बहाना था कि भाई हम जो देश को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे, तो वो एक अराजक स्थिति में आजाद नहीं करेंगे। तुम लोग पहले आपस में सहमति बना लो, भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक गुट हैं प्रमुख रूप से, वो आपस में सहमति बना लो, उसके बाद ही हम आगे कोई कदम उठाएंगे, ठीक है ना। तो राजा जी ये मानते थे, राजगोपालाचारी जी ये मानते थे कि अब इसके सिवाय जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौते का जो है मार्ग प्रशस्त किया जाए, ठीक है ना। हालांकि इस प्रस्ताव में जो है जो सीआर फॉर्मूला था, इसमें राजा जी ने काफी नपे तुले शब्दों का प्रयोग किया था। इस पूरे फॉर्मूले में दोस्तों कहीं पे इन्होंने विभाजन, पार्टीशन या पाकिस्तान जैसे शब्दों का सीधा सीधा प्रयोग नहीं किया था। हालांकि ये चीजें उससे जुड़ती हैं, अभी आगे आपको पता चलने वाला है, लेकिन
इन शब्दों का डायरेक्ट प्रयोग राजा जी ने जो है, पाकिस्तान शब्द का डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया, विभाजन शब्द का डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया, और इनके स्थान पे बहुत ही बारीकी से और अपना इंटेलिजेंसी को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने जिलेवार आत्मनिर्णय और अलग संप्रभु राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है ना, जिलेवार आत्मनिर्णय और अलग संप्रभु राज्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ताकि अगर देश का विभाजन हो तो ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विभाजन को स्वीकार करने का दोष ना लगे। अगर मान लो कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता और इस प्रस्ताव में अगर विभाजन जैसे शब्द का उल्लेख होता तो कांग्रेस के ऊपर ये ब्लेम तो आता ना कि भाई जब सीआर फॉर्मूला था, तुम उसमें चर्चा किए थे, तो तुमने वहां पर विभाजन को स्वीकार कर लिया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है राजा जी ने अपने इस सीआर फॉर्मूले में जो है कहीं भी पाकिस्तान और पार्टीशन इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। उसका उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के ऊपर जो है यह तोहमत न लगे, यह दोष न लगे कि कांग्रेस ने विभाजन को जो है स्वीकार कर लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम सीआर फॉर्मूला के प्रमुख प्रस्ताव जो थे उसकी एक बार बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की कांग्रेस की मांग का पूर्ण समर्थन करेगी। सबसे पहले प्रस्ताव में जो सबसे पहला बिंदु था वह क्या था कि चूंकि गतिरोध मुस्लिम लीग के द्वारा पैदा किया जा रहा था, तो इसका जो पहला प्रावधान था, पहला बिंदु जो था वो यह था कि स्वतंत्रता को साझा समर्थन मिलना चाहिए, कांग्रेस का भी और मुस्लिम लीग का भी। ठीक है ना, तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि भारतीय स्वतंत्रता की जो कांग्रेस पार्टी की मांग है उसका मुस्लिम लीग को भी समर्थन करना चाहिए। ठीक है, और केंद्र में जो एक अंतरिम सरकार का गठन का बात चल रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो उसमें जो है मुस्लिम लीग सहयोग करेगी। ठीक है, एक दूसरा प्रावधान जो था अंतरिम सरकार के गठन में सहयोग और भारतीय स्वतंत्रता का कांग्रेस का मांग का पूर्ण समर्थन, ये पहले प्रावधान थे। एक दूसरा प्रावधान था सीमांकन आयोग से संबंधित। ठीक है, जनमत संग्रह से ठीक पहले एक आधिकारिक सीमांकन आयोग का गठन किया जाएगा, यह प्रावधान किए गए थे सीआर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, कि जनमत संग्रह होने से पहले एक आधिकारिक सीमांकन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसका काम उन जिलों की पहचान करना होगा जहां पे मुस्लिम आबादी की बहुलता है। मतलब वैसे जिले जिन जिलों में मुस्लिमों की संख्या जो है बहुत अधिक है। ठीक है, तो उन जिलों की पहचान करना जो है इस सीमांकन आयोग का काम होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रावधान था जनमत संग्रह। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के इन चिन्हित मुस्लिम बहुल जिलों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। अभी हमने क्या कहा, जो पिछला बिंदु था कि एक सीमांकन आयोग का गठन किया जाएगा। अब वो सीमांकन आयोग जो है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वैसे क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम आबादी की बहुलता है, ठीक है, वहाँ पे उसका पहले उसको चिन्हित कर लेगा सीमांकन आयोग। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये बांग्लादेश जो बना है, और उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे कश्मीर और पाकिस्तान बना है। तो इन क्षेत्रों की बात थी कि यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले जिले हैं उसका जो है सीमांकन आयोग के द्वारा चिन्हित उसको कर लिया जाएगा, और वहाँ पे वयस्क जनसंख्या के आधार पे जो है जन्म संग्रह कराया जाएगा। किस आधार पे? वयस्क जनसंख्या के आधार पे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कोई जाति विशेष या कोई संप्रदाय विशेष के लोग ही जन्म संग्रह में भाग लेंगे, बल्कि वो सभी व्यक्ति जन्म संग्रह में भाग लेंगे जो वयस्क हैं। ठीक है ना, तो यह एक प्रमुख प्रावधान है, इसे ध्यान रखेंगे। वयस्क जनसंख्या, न कि केवल मुसलमान, ठीक है, न कि केवल मुसलमान बल्कि वयस्क जनसंख्या, उस क्षेत्र विशेष में जितनी भी आबादी निवास करती है वयस्क आबादी, वह यह तय करेगी, डिसीजन लेगी, जन्म संग्रह के माध्यम से बताएगी कि वह एक अलग संप्रभु राष्ट्र चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं साझा विषय की। एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि यदि विभाजन होता है देश का, भारत और पाकिस्तान दो भागों में अगर देश को बांटा जाता है,
उस परिस्थिति में भी रक्षा, वाणिज्य, संचार और विदेश का जो मामला है, ये चारों महत्वपूर्ण मामले हैं। रक्षा, वाणिज्य, संचार और विदेश। तो इन चारों महत्वपूर्ण विषयों के लिए दोनों राज्यों के बीच में, मतलब भारत भी और पाकिस्तान के बीच में एक संयुक्त व्यवस्था या समझौता होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। साझा विषय में क्या क्या शामिल है? रक्षा शामिल है, वाणिज्य शामिल है, संचार शामिल है और विदेश विभाग शामिल है। ठीक है, तो इसके लिए एक संयुक्त व्यवस्था बनाए जाने की बात CR फॉर्मूला के अंदर था। उसके बाद अगला जो बिंदु है वह है पूर्ण सत्ता के हस्तांतरण की शर्त। तो ये शर्त तभी लागू होनी थी जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण सत्ता हस्तांतरित करेगी। ठीक है ना, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये उपरोक्त जितने भी बिंदु पे हमने चर्चा की है, यह सभी शर्त तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा। ऐसा नहीं कि कोई कंडीशन लगा दे, जैसे डोमिनियन स्टेटस शुरू से ही वो चीख रहे थे अंग्रेज की डोमिनियन स्टेट मिलेगा। प्रस्ताव में भी यह बात कही गई थी, क्रिप्स मिशन में भी यह बात कही गई थी। तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यह भी एक प्रमुख बिंदु था कि अगर ब्रिटेन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सत्ता हस्तांतरित कर देती है, तभी ये जितने भी उपरोक्त शर्तें हैं, ये सभी शर्तें तभी लागू होंगी दोस्तों। और चूंकि ये आबादी की हमने बात करी, तो यही इसी को लेकर तो गतिरोध था। तो इन्हीं के बीच में जनमत संग्रह होना था, सीमांकन आयोग के द्वारा चिन्हित किया जाना था मुस्लिम बहुल जिलों को। ठीक है, अब इस पर जिन्ना की प्रतिक्रिया को जानते हैं, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, तो उनकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह पूरा जो फॉर्मूला था यह टिकी ही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, तो जिन्ना ने आपत्तियां दर्ज की, जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया इस फॉर्मूले को, CR फॉर्मूले को जिन्ना ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया दोस्तों। ठीक है, जिन्ना ने CR फॉर्मूला को खारिज कर दिया और अपनी कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां बताई। जैसे क्या? जैसे जिन्ना चाहते थे कि जनमत संग्रह में जो है सीमित मतदान हो, मतलब केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग ले, पूरी जनसंख्या नहीं। ठीक है, यह उनकी आपत्ति का बिंदु था कि केवल मुस्लिम मतदाता ही भाग लें, बाकी पूरी जनसंख्या इसमें भाग नहीं ले, ये जो मतदान होगा, जनमत संग्रह होगा उसमें। ठीक है, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर गैर मुस्लिम आबादी भी अगर वोट करेगी, जनमत संग्रह में शामिल होगी, तो क्या होगा? वो अलग राज्य के खिलाफ, विभाजन के खिलाफ वोट दे देगी। और इस बात का डर तो स्वाभाविक भी था। उसके बाद एक अगला बिंदु जो जिन्ना ने दिया था, जो उसने आपत्ति जताई थी, वो था कि जिन्ना पूरे 6 प्रांतों को, पंजाब, बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और बलूचिस्तान, इनको मिला करके एक पाकिस्तान नाम के राष्ट्र का जो है निर्माण करना चाहते थे। कौन कौन से प्रांत शामिल थे दोस्तों? इसे ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, असम और बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसको मिला करके जिन्ना एक पृथक पाकिस्तान बनाना चाहते थे। ठीक है, जबकि CR फॉर्मूले में जिलेवार विभाजन की बात कर दी गई थी कि सीमांकन आयोग के द्वारा जिलेवार विभाजन के आधार पर जो है तय किया जाएगा, जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है ना, तो CR फॉर्मूला जो है जिन्ना के इस मांग को, इस दावे को कमजोर कर रहा था। तो यह भी जिन्ना की आपत्ति के एक प्रमुख बिंदु रहे थे दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही जो साझा विषय वाली बात थी, जो साझा विषय की बात थी कि रक्षा, विदेश मामले, संचार आदि आदि मामले जो हैं, इसको जो है एक संयुक्त आयोग बना करके, एक संयुक्त संस्था बना करके जो है इसको रेगुलेट किया जाएगा। अगर 2 राज्य का निर्माण हो भी जाता है, अगर भारत का विभाजन हो भी जाता है, तो इसका भी जिन्ना ने विरोध किया था। जिन्ना अपने पाकिस्तान को पूर्ण संप्रभुता वाला पाकिस्तान वो चाहते थे, जिसमें किसी प्रकार के कोई गतिरोध ना हो, कोई संयुक्त नियंत्रण या कोई अन्य बाहरी हस्तक्षेप या कोई अन्य केंद्रीय हस्तक्षेप जैसी बात उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिन्ना ने गलियारे की मांग की थी। जिन्ना ने कहा था कि भाई मुस्लिम बहुल आबादी, तो हमने क्या कहा
कि एक तो ये वाला क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुल आबादी और एक ये वाला क्षेत्र मुस्लिम बहुल आबादी, ठीक है। तो जिन्ना चाहते थे कि ये जो मुस्लिम बहुल आबादी है तो इसके बीच में एक गलियारा का निर्माण हो। ध्यान दीजिएगा इस बिंदु पे, ठीक है ना। वो कह रहा था कि भारत के बीच से जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जो है, क्योंकि अब वो उसका मांग क्या था कि यहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है तो इसको पाकिस्तान बनाओ, यहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है तो इसको पाकिस्तान बनाओ, ठीक है। और इन दोनों पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भारत के बीच से एक गलियारा होना चाहिए। वो कह रहा था कि एक ऐसा गलियारा बनाओ कि ये दोनों आपस में जुड़ पाए, ठीक है ना। तो यह भी कहीं से स्वीकार करने वाली बात नहीं थी। तो यह भी जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की जो है आपत्ति के ही बिंदु थे, ठीक है। साझा विश्व का भी उसने विरोध किया था और ये गलियारे वाली बात कही थी, तो इसको तो किसी भी हाल में स्वीकार नहीं ही किया जा सकता था, ठीक है। इसके बाद जिन्ना ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसे सड़ा हुआ दीमक लगा और कटा छटा पाकिस्तान कहकर अस्वीकार कर दिया। कह दिया कि हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें ये वाला पाकिस्तान चाहिए जिसमें पंजाब, बंगाल, सिंध, NWFP, असम, बलूचिस्तान जो है यह शामिल हो, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं बिंदुओं के वजह से जिन्ना ने जो है इसे अस्वीकार कर दिया और सड़ा हुआ दीमक लगा करार दिया, ठीक है ना। कटा छटा पाकिस्तान उसे स्वीकार नहीं था दोस्तों, ठीक है। ये वो बिंदु थे। अब इसमें गलियारा ये कहीं से भी उचित है क्या कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान बना दिए, पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ पे पश्चिमी पाकिस्तान, और हम भारत के हृदय से बीचों बीच जिन्ना जी को एक रास्ता भी दे दें, ठीक है, कि वो भारत के बीच से भ्रमण करते हुए टुवाते हुए जो है पहुंच जाए एक छोर से दूसरे छोर तक। यह भारत के संप्रभुता, भारत के सुरक्षा के लिए उचित नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए इस मांग को भी खारिज कर दिया गया था दोस्तों। फिर सितंबर 1944 ईस्वी में जो है इसी फॉर्मूले के आधार पे महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच में बातचीत हुई, ठीक है। गांधी जी मुंबई में गए उनके घर पे, जिन्ना के घर पे जाकर के मिलने, और वहाँ पे जिन्ना को मनाने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें कैदे आजम की उपाधि दी। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना, कि कैदे आजम के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कैदे आजम के नाम से संबोधित किया जाता है। इस कैदे आजम का मतलब क्या है? महान नेता, ठीक है। चूंकि गांधी जी तो जिन्ना को मनाने के लिए गए थे ना, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलते जिससे जिन्ना खुश हो जाता और अपने अरियल रवैयों को थोड़ा साइड कर देता और इस सूत्र की तरफ आगे बढ़ता, ठीक है। हालांकि वो भी जिद्दी आदमी था, तो उसने कुछ माना नहीं, गांधी जी कोई भी बात नहीं मानी, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी ने बम्बई में जो है पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना को किस स्थान पे? बम्बई में कैदे आजम की उपाधि से जो है सम्मानित किया। कैदे आजम कह के पुकारा था। किसने पुकारा था? यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी ने पुकारा था दोस्तों, ठीक है। और यह वार्ता कब हुई थी? गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में हुई थी दोस्तों, इसे याद रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वार्ता के विफलता। हमने अभी जिन्ना की आपत्तियां समझ ली कि क्यों, किन किन बिंदुओं पे जिन्ना को आपत्ति थी, ठीक है। यह वार्ता विफल हो गई। गांधी जिन्ना वार्ता जो थी यह विफल हो गई। क्यों? क्योंकि जो जिन्ना थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पे जो है अड़े हुए थे, जबकि महात्मा गांधी तो इसको भाइयों के बीच आपसी घर के बंटवारों के रूप में देख रहे थे कि भाई अपने घर के, एक घर के लोग हो, दो भाई हो, और आपसी संपत्ति के बंटवारा की बात कर रहे हो, क्षेत्र के बंटवारा की बात करो। गांधी जी इस तरीके से सोचते थे, जबकि जिन्ना तो कहता था कि भाई हमको तो पाकिस्तान चाहिए, भारत और पाकिस्तान के रूप में इस भारत को, अखंड भारत को विभाजित कर दिया जाए और हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए, ठीक है ना। तो अपने इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत पे जिन्ना अड़ा रह गया और यह वार्ता जो है दोस्तों विफल हो गई। अब जिन्ना इसलिए भी अड़ा हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी तो उसे मिलने उसके घर पे गए थे बम्बई, ठीक है। कैदे आजम भी कहा था मनाने के लिए, मतलब महान नेता कह के संबोधित किया था। तो जिन्ना की असली जीत तो यही हो गई।
जिन्ना को महात्मा गांधी जैसे भारत के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, महान नेता कह रहा है, तो ये तो जिन्ना की उपलब्धि हुई ना। और इस प्रकार क्या हुआ कि यह साबित हो गया कि मुस्लिम लीग ही भारत के मुसलमानों की अब एकमात्र प्रतिनिधि है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जिन्ना से मिलने के लिए चले गए, जिन्ना को कैद आजम बोल के संबोधित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इससे इस गांधी जिन्ना के मुलाकात के बाद जो है यह भी साबित हो गया कि जिन्ना ही निर्विवाद नेता है मुस्लिम लीग के, और मुस्लिम लीग ही जो है भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके एकमात्र प्रतिनिधि हैं। और इस प्रकार क्या हुआ, जिन्ना का जो कद था दोस्तों वह बढ़ गया, जिन्ना का कद बढ़ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो भारत के जो विभाजन के विरोध वाले लोग थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी और अन्य जो संगठन थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है ना, तो लगभग लोगों ने जो है विरोध किया था। ठीक है, सीआर फॉर्मूले का तो प्रारंभ में विरोध नहीं किया, हालांकि कुछ नेताओं ने किया, लेकिन गांधी जी जो जिन्ना से जाके मिले, यह बात भारतीय नेताओं को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उस समय पे नेहरू जी जो थे वो कहाँ थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें भी नज़रबंद किया गया था, तो कहाँ पे, अहमदनगर जेल में थे। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अहमदनगर जेल में नज़रबंद करके रखा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तारी हुई थी उस समय। तो वहाँ पे इस प्रस्ताव से जो है बहुत निराशा लगी थी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को। ठीक है ना, और मुस्लिम लीग के सामने उनको लगा कि महात्मा गांधी झुक रहे हैं। ठीक है, और जबकि जो कांग्रेस थी वो इस समय तक कांग्रेस को जो है अखंड भारत की बात कांग्रेस करता रहा था। ठीक है ना, तो जो कांग्रेस की प्रतिबद्धता थी अखंड भारत के प्रति, उसको कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के द्वारा जिन्ना से मिलना जो है यह कमजोर करता था दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए जो है जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये अत्यधिक निराश हुए इस प्रस्ताव के होने के बाद। मुस्लिम लीग और जिन्ना के सामने गांधी जी के द्वारा जो बातें की गई उससे बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही नाराज हुए दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जगजीवन राम ने क्या कहा था। जगजीवन राम ने कहा था कि उन्होंने देश के टुकड़े करने की बात को आत्मघाती बताया। जगजीवन राम ने देश के टुकड़े करने की बात को, जो जिन्ना कह रहा था द्विराष्ट्र सिद्धांत, भारत और पाकिस्तान अलग करो, अंग्रेजों को कह रहा था कि बांटो और जाओ, तो इसको आत्मघाती बताया। ठीक है, तो जो बाबू जगजीवन राम थे दलितों के बड़े नेता थे, तो इन्होंने देश के विभाजन का जो है विरोध किया था और दलित वर्गों के लिए भारत के अंदर एक अखंड भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की मांग की। यही उनकी अपेक्षा थी कि इस अखंड भारत के अंदर सामाजिक राजनीतिक सुरक्षा जो है दलितों को मिले। ठीक है, तो बाबू जगजीवन राम ने इसे आत्मघाती बताया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा में उस समय में लीड रोल में जो है बी.डी. सावरकर थे। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा के नेताओं ने भी इस सूत्र की जो है, इस फॉर्मूले की, सीआर फॉर्मूले की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वो भी अखंड भारत के सिद्धांत पे अड़े हुए थे। ठीक है ना, हिंदू महासभा भी अखंड भारत के सिद्धांत पर अड़े हुए थे। जबकि सीआर फॉर्मूला में क्या कहा गया था कि भाई पाकिस्तान भी दे देंगे, भारत का विभाजन कर लेना, लेकिन पहले देश को मिल के आज़ाद कराओ, अंग्रेजों से मुक्ति पाओ, उसके बाद पाकिस्तान भी बना देंगे। ठीक है, भारत का विभाजन भी कर देंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के जो है मुख्य रूप से नेहरू जी भी दुखी हुए थे, नाराज हुए थे, पटेल जी भी दुखी हुए थे। ठीक है, जगजीवन राम भी दुखी हुए थे, उन्होंने भी आत्मघाती बताया था। हिंदू महासभा के नेता बी.डी. सावरकर के नेतृत्व में जो है इसकी कड़ी आलोचना की थी। वो सभी लोग जो हैं भारत के विभाजन के सख्त खिलाफ थे, वो अखंड भारत की बात करते थे। अगर हम सिख नेताओं की बात करें तो मास्टर तारा सिंह और ज्ञानी करतार सिंह जैसे सिख नेताओं ने भी इस फॉर्मूले का कड़ा विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनका तर्क था कि यदि पंजाब का जिलेवार विभाजन हुआ तो सिख आबादी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो सिख आबादी जब ही 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी
तो दोनों तरफ अल्पसंख्यक बनकर ही उसे सिख आबादी को जो है रहना पड़ेगा। तो इसलिए सिख के नेता मास्टर तारा सिंह और ज्ञानी करतार सिंह थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। अब बात कर लेते हैं कि उस समय पे जो तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड बेबल जो ब्रिटिश वाइसराय थे उस समय, उन्होंने इस गांधी जिन्ना वार्ता पे जो है बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी। मतलब लगा ऐसा कि जैसे उसको सांप सूंघ गया है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, वो कहा कि हम तो इसको सुनबे नहीं किए हैं, तुम लोग क्या आपस में कर रहे हो, बात कर रहे हो, कहाँ कौन सा सूत्र ला रहे हो, हम तो ध्यान नहीं दिया, हम सुनबे नहीं किए। ऐसी प्रतिक्रिया थी वाइसराय लॉर्ड बेबल की। ठीक है, और उसका सीधा सीधा मानना था कि जब तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तब तक हम भारत के अंदर के किसी भी स्थानीय मुद्दे पे जो है बात नहीं करेंगे और उस पर किसी प्रकार का अपना प्रतिक्रिया नहीं देंगे, उसको मान्यता नहीं देंगे। ठीक है ना, यह मंतव्य था, यह विचार किसका था? लॉर्ड बेबल का, जो तत्कालीन समय में वाइसराय था। दोस्तों, राजा जी का जो फॉर्मूला था, इसमें बात थी क्या कि पहले स्वतंत्रता फिर विभाजन। ये मुस्लिम लीग और मुस्लिम नेताओं से ये अपेक्षा करते थे कि पहले भाई अब तुम हो हम हैं, हिंदू है मुसलमान है, तो पहले, और दोनों तो भारत में ही हैं, तो पहले क्या करो, हिंदू और मुसलमान एक आपसी गठजोड़ बनाओ। ठीक है, मजबूती से स्वतंत्रता प्राप्त करो अंग्रेजों के खिलाफ लड़के, और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो फिर देख लेंगे, आपसी बातचीत कर लेंगे, और लगेगा कि नहीं विभाजन करना ही है तो ठीक है कर देंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग था, जो जिन्ना था, वो क्या कहता था कि नहीं, पहले विभाजन और फिर स्वतंत्रता। यही अंतर है यहाँ पे। ये ध्यान देने वाली बात है कि राजा जी का जो फॉर्मूला था, इसमें कहा गया था भाई कि ये बीच का रास्ता चूंकि अपना रहे थे ना, और ये जो राजा जी थे, ये जो मुस्लिम लीग के आत्मनिर्णय वाली बात थी, आत्मनिर्णय का जो सिद्धांत था, उसका समर्थन भी करते थे, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था। तो राजा जी चाहते थे अपने फॉर्मूले के द्वारा कि पहले जो है हम मिल करके अंग्रेजों से लड़े, हिंदू मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों से लड़े, और उसके बाद विभाजन अगर लगेगा कि जरूरी है तो विभाजन कर देंगे, आपस में मिल बैठ के बातचीत कर लेंगे, तय कर लेंगे। लेकिन जिन्ना कह रहा था, मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं रे भाई, तुम लोगों पे हमको कोई भरोसा नहीं है, पहले विभाजन करो फिर स्वतंत्रता की बात करेंगे। ठीक है ना, पहले विभाजन चाहिए, स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र हो नहीं हो इससे हमको मतलब नहीं, हमको पाकिस्तान चाहिए। ठीक है ना, तो इसी वैचारिक अंतर के कारण जो है दोस्तों, यह ऐतिहासिक प्रयास जो राजा जी के द्वारा किया गया था, यह क्या हुआ, विफल हो गया। ठीक है, इसी अरियल रुख के कारण विफल हो गया। इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र ने कहा था कि इसी फॉर्मूले की वजह से कम अंग्रेजों के पास अब ये बहाना खत्म हो गया कि तुम आपस में एक मत नहीं हो और हम सत्ता नहीं सौंप सकते, एक मत होने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम लोग एक मत नहीं हो, हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो, तुम्हारी वैचारिक एकता नहीं है, तो हम देश को आज़ाद नहीं करेंगे। तो यह जो रुख था उसका, वो जिन्ना के अरियल रुख के लिए जो है यह चीज असफल हो गया। जिन्ना अड़ा रह गया कि नहीं, पहले विभाजन करो तब स्वतंत्रता की बात हम करेंगे। तो जो बिपिन चंद्र बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार थे, तो उन्होंने कहा था कि इसने ब्रिटिश सरकार के इस पारंपरिक बहाने को हमेशा के लिए गलत साबित कर दिया कि भारतीय आपस में एक मत नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं सौंप सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रयास तो किया गया था ना राजा जी के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सहमति बनाने के लिए। ठीक है, इसी समय जो है धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो विचार थे उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ठीक है ना, अब जो चूंकि यह फॉर्मूला जो था सीआर फॉर्मूला, यह तो असफल हो ही गया था जिन्ना का अरियल रुख के कारण। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी अब जो है इस बात को धीरे धीरे मानना शुरू करने लगी कि विभाजन जैसे करवे विकल्प पे हम विचार करेंगे, क्योंकि बिना बात के गतिरोध, हर बात पे गतिरोध, हर बात पे जो है टांगा रहा ही रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे में देश आजाद कैसे होगा? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं तो अंग्रेजों को मौका मिलता रहेगा और वो
आगे लंबे समय तक जो है देश को गुलाम बना के रखती रहेगी। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर मुस्लिम लीग के साथ गतिरोध को खत्म करने के लिए अगर विभाजन जैसे विकल्प पे भी हमें विचार करना पड़ेगा तो हम उस पर विभाजन जैसे करवे विकल्प पे भी हम विचार करेंगे, ठीक है ना। तो यह क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अखंड भारत की जो नीति थी, भारत का विभाजन नहीं करना है, यह जो नीति थी कहीं ना कहीं इसमें अंतर को परिलक्षित करता है। दोस्तों इस प्रकार आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित जितनी भी छोटी बड़ी बातें थी, इस सीआर फॉर्मूला के जितने भी प्रावधान थे, जिन्ना के जो भी आपत्तियां थी, महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रयास किया गया था और विभिन्न नेताओं की जो प्रतिक्रिया थी, उन सबों पे जो है आज हमने चर्चा की है। अगर सीआर फॉर्मूला टॉपिक से परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा दोस्तों तो वो आज के इस सेशन से बाहर नहीं होगा। आप पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। निश्चित रूप से परीक्षा में अगर सवाल आएंगे तो उन सभी सवालों का जवाब आज के इस सेशन में है दोस्तों, ठीक है ना। तो बिना स्किप किए हुए पूरे सेशन को अंत तक देखिए और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अपने कमेंट के द्वारा प्रेषित करते रहिए ताकि हम और भी बेहतर करने का प्रयास करें आपके लिए, ठीक है। तो आप इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, सीआर फॉर्मूला को जानिए। यह एक ऐसा टॉपिक है जो जिसे हम हिडन टॉपिक मान सकते हैं दोस्तों, जहाँ से कई बार परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत कर देते हैं, ठीक है। जबकि यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षाओं में भी सवाल कई बार पूछे जाते रहे हैं। तो पूरे सेशन को ध्यान से देखिए। निश्चित रूप से एक एक परतों को हमने खोलने का प्रयास किया है तो कोई उलझन नहीं रहेगी। अगर सेशन एक बार देख लिए तो ये पूरा टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा तथ्य जो है वह आपके मन मस्तिष्क में घुल मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर जल्द ही एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।